गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर 2 बहुपद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, और बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेंगे कि बहुपद किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए बीजीय व्यंजक के लिए क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ये बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान देना है आपको। ये बच्चों बेसिक चीज़ है, बेसिक हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, तो बेसिक में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, और फिर पुनः बीजीय व्यंजकों को समझने के लिए जानेंगे सबसे पहले चर और फिर पुनः अचर। अचर क्या होते हैं, क्योंकि ये बार बार हम ये रिपीट करेंगे, बार बार ये कहेंगे चर और अचर कुछ बीजीय व्यंजक। तो आप सोचेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो पहली बार बहुपद नाम सुन रहे हैं कि बहुपद होता क्या है, उनके लिए हम एकदम बेसिक चीज़ से बताएंगे। बीजीय व्यंजक समझने के लिए पहले चर जानेंगे और फिर अचर जानेंगे। ठीक है, देखिए कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें हम चर कहते हैं, वे चर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं बच्चों कि x का मान कहीं पे आप 5 देखते हैं और फिर x का मान कहीं पे 2 देखते हैं, x का मान कहीं पे 0 देखते हैं, x का मान कहीं पे 3 देखते हैं। मतलब कंडीशन के अनुसार आप x का मान देखते हैं। ठीक है, अर्थात जो x है वो चर कहलाएगा, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार इसका मान बदल रहा है। ठीक है, उसके बाद y है, y का मान भी कंडीशन के अनुसार बदलता है। y का मान कहीं पे 0 आता है, y का मान कहीं पे 3 आता है, y का मान कहीं पे 4, y का मान कहीं 7/2। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि y का मान भी परिस्थिति के अनुसार बदल रहा है, बदलता है। ठीक है, उसके बाद वैसे ही आपका z है, z का मान भी ये आपका कंडीशन के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, मतलब जितनी भी राशियाँ ऐसी हैं जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उन्हें हम चर कहते हैं, वे चर होते हैं। ठीक है ना। वैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो सामान्यतः बताते हैं, किताबों वगैरह में आप देखेंगे तो कहीं पे आपको मिलेगा कि जो x, y, z, उसके बाद s, उसके बाद t, उसके बाद फिर z, ये सब जो है चर हैं। जो लास्ट जो हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट, उसमें जो लास्ट वाले जो लेटर होते हैं, ठीक है, लास्ट में जो होते हैं लगभग वे चर होते हैं। जो पहले वाले होते हैं कुछ उसमें अचर होते हैं, उसके बाद 2, 3, 4 ये सब अचर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी आपको कोई इक्वेशन में लिख दूं a+2 = 6 और a का वैल्यू यहाँ पे लिखें तो 6 - 2 = यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे a चर का काम कर रहा है, क्योंकि a का मान अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 आया हुआ है, और यहाँ पे लिख दें हम a+3 = यहाँ पे 5, तो a = यहाँ पे 8 आएगा। अर्थात a का मान भी बदल रहा है कंडीशन के अनुसार, अर्थात a भी क्या है, चर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पहले वाला a, b, c और x, y, z ये सब आपके x, y, z चर हैं, और a, b उसके बाद c ये अचर के रूप में माने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिनका मान कंडीशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलेगा उसे हम चर कहेंगे, और जिसका मान नहीं बदलेगा चाहे कंडीशन कुछ भी रहे उसे बच्चों हम अचर कहते हैं। इसको ध्यान देना है, ये परिभाषा आपको समझनी है, इस चीज़ को समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे चर वे राशियाँ जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं, और वे राशियाँ जिनका मान परिस्थिति के अनुसार भी नहीं बदलता उन्हें हम अचर कहते हैं। जैसे कि अचर में ये 5 है, तो अगर 5 अगर यहाँ पे किन्हीं 5 वस्तुओं की गणना करने के लिए कह रहा है तो चाहे आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी अगर जाएंगे तो ये 5 कहीं भी जो है 5 नंबर 5 वस्तुओं को 5 थिंग्स जो भी है उनको काउंट करने का वहाँ पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 को कर रहा है तो कहीं पे जाके 5 4 का काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चाहे कंडीशन कुछ भी रहे 5 ही रहेगा, 4 रहेगा, समझ पा रहे हैं, 0 रहेगा। ठीक है ना, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अचर को, कि जिनका मान कंडीशन के अनुसार भी नहीं बदलता, हर जगह हमेशा सदैव
समान रहता है उसे हम अचर कहेंगे, और जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलेगा उन्हें हम चर कहेंगे। ठीक है, चलिए तो चर और अचर यदि आप समझ गए तो फिर आपको बच्चों समझाते हैं कि फिर बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं ये समझते हैं। देखिए, कुछ चर और अचर राशियों को जब आपस में जोड़ा जाता है या एक दूसरे में से घटाया जाता है या एक दूसरे में भाग किया जाता है या एक दूसरे में गुणा किया जाता है तो कुछ पद प्राप्त होते हैं और उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि कुछ चर और अचर राशियों को आपस में जोड़ा जाता है या एक दूसरे में से घटाया जाता है या एक दूसरे में भाग किया जाता है या एक दूसरे का आपस में गुणा किया जाता है। तो इस तरह से कुछ पद प्राप्त होते हैं और उन्हें ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि x है, ये चर है और इसमें मैं एक अचर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए x + 2 इस तरह से कुछ पद प्राप्त हो रहे हैं, इन्हें ही हम बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे y है और इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मिल जाएगा 3y। तो यहाँ पे एक अचर है और एक चर है। ठीक है, यहाँ पे एक जो है ये चर है और ये अचर है और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो एक पद प्राप्त हुआ, कुछ पद प्राप्त हो गए और इन्हें ही बीजीय व्यंजक कहेंगे हम। ठीक है ना, जैसे कि z / 2 यहाँ पे डिवाइड किया गया है, इस तरह से कुछ पद प्राप्त हो रहे हैं, कुछ टर्म्स मिल रहे हैं, अर्थात इन्हें हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए अब हम लोग जब बीजीय व्यंजक आप समझ गए तो समझते हैं बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद क्या है उन्हें समझते हैं। बहुपद में भी हम लोग पढ़ेंगे एक चर में बहुपद। हमारा सिलेबस में बच्चों दिया हुआ है एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद क्या होते हैं? एक चर में बहुपद, बहुपद आपके 2 चर में भी होते हैं, 3 चर में भी होते हैं। वैसे हम लोगों को जो पढ़ना है एक चर में बहुपद पढ़ना है। ठीक है, तो समझ लीजिए बच्चों कि एक चर में बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो यदि किसी बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ रहा होगा, x + 2, 3x + 5, 3x² + 9। ठीक है, ये आपके बीजीय व्यंजक हैं। √3x + 5 ये सब आपके बीजीय व्यंजक हैं। तो किसी बीजीय व्यंजक में यदि किसी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि किसी बीजीय व्यंजक में क्या, पहला चीज पदों की संख्या सीमित हो, पदों की संख्या सीमित हो। यदि किसी बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या सीमित हो और दूसरा चीज एक ही प्रकार की चर राशि हो। अभी मैंने बताया था आपसे कि उसमें चर और अचर बार बार आएगा, आपको ध्यान से समझना है। चर क्या होते हैं? एक ही प्रकार का चर राशि हो, चर राशि हो। और तीसरा चीज जो चर राशि है वो उसका गुणांक, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो, संख्या हो। और चौथा चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इनमें से यदि देखिए ये सब तीनों के तीनों हैं। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान देना है, चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, इन सबसे महत्वपूर्ण है ये कि चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो, जिसको कि आप ऋणोत्तर पूर्णांक भी कह सकते हैं। घात धनात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझिए, यदि किसी बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या सीमित हो, एक ही प्रकार की चर राशि हो, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो
और चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे हम एक चर में बहुपद कहते हैं। दो चर में कहेगा तो बस यहाँ पे दो चर हो जाएगा, ठीक है, एक ही प्रकार का नहीं बल्कि दो प्रकार के चर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये आप बता सकते हैं। तो बहुपद में पदों की संख्या सीमित होती है जिससे कि आप गिन सकते हैं। उसके बाद उसमें एक चर में बहुपद में एक ही प्रकार की चर राशि होती है और चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होती है और चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं कि उसमें कौन क्या है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x² + 5x + 2। देखते हैं कि ये सबसे पहले तो ये समझिए कि ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं, आपको बताया गया अभी कि कुछ चर और अचर, ये x आपका चर है और 5 अचर है, ठीक है। तो कुछ चर और अचर का आपस में गुणा किया गया है, फिर पुनः कुछ पद प्राप्त हुए हैं, गुणा करके आपस में जोड़ा भी गया यहाँ पे, तो कुछ पद प्राप्त हुए हैं, इसलिए यह बीजीय व्यंजक है, ठीक है। और बीजीय व्यंजक अर्थात ऐसे भी आप सिंपली बता सकते हैं कि ऐसा व्यंजक जिसमें बीजीय अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है, बीजीय अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है। सोच रहे हैं बीजीय अक्षर क्या होते हैं? जो भी आपके अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट जो हैं ये बीजीय अक्षर कहलाते हैं, ठीक है ना। इनको हम बीज भी कहते हैं, ठीक है ना, इनको हम बीज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये समझना है हमें कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पदों की संख्या सीमित हो। सीमित का मतलब जिसे आप गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पद इसमें क्या है, 3x² ये एक पद है, एक ये पद है बच्चों और एक पद ये, कुल मिला के 3 पद है जिससे कि आपने आसानी से गिन दिए, अर्थात पदों की संख्या सीमित है। दूसरा कंडीशन, एक ही प्रकार की चर राशि है, एक ही प्रकार का चर राशि होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें चर x है, यहाँ पे भी x है, दूसरा कोई चर इसमें नहीं है। चलिए तीसरा कंडीशन, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। गुणांक क्या है? गुणांक पहले समझते हैं बच्चों। यहाँ पे 5x² है, यहाँ पे चर में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है इसको देखना है। अर्थात यहाँ जो x है, ठीक है, यहाँ तो x² है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो x² का गुणांक यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 है। यहाँ पे मैं लिख दूँ 3x, तो x का गुणांक यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया बच्चों कि चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आप समझ रहे हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x² ये चर है और चर का गुणांक 3 एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पे x है, इसका गुणांक 1 ये वास्तविक संख्या है ना, और 2 तो एक अचर संख्या है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बताया आपको कि चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो, चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। तो उसे हम जो है कहेंगे क्या, एक चर में बहुपद, यदि चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो कोई भी बीजीय व्यंजक, ठीक है। यहाँ पे देखिए चर इसमें क्या बच्चों x है, तो यहाँ पे 3x² + 5x + 2 में अगर देखा जाए तो चर x है और x की मैक्सिमम पावर 2 है और जो 2 है वो पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 एक धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात चारों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसे बहुपद कहेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें से केवल यदि आप इसे बोल दें कि बहुपद क्या होता है, आपसे ये पूछा जाए तो मात्र आप इतना बताएं कि यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। एक चर में न कहा जाए, दो चर में न कहा जाए, केवल आपसे ये पूछा जाए कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो आप ये बताएंगे कि यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। बाकी सबको नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि किसी
चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय, इन दोनों में से ही कोई हो सकती है, ठीक है ना। तो इन तीनों को बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हमने कंप्लीटली पूरा उसका डेफिनेशन, परिभाषा होता क्या है, उनके लिए मैंने ये पूरा मैंने बता दिया। ये भी अधूरा नहीं है, इतना भी अगर आप बताते हैं तो ये भी पूर्ण परिभाषा दे देता है, ठीक है। कि यदि किसी बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर की मैक्सिमम पावर, सबसे अधिक घात क्या होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, सॉरी, जो उसकी घात होनी चाहिए एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जिसे देखते ही आप बता देंगे कि वो बहुपद है या नहीं है। वैसे आप 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और हम लोग देखेंगे, क्योंकि चैप्टर आपका बहुपद ही है, इसलिए एक बार और हम समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। वो सारी चीज़ें हमने, परिभाषा भी आपको बता दिया। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आप देखते ही कैसे बताएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ 2x² + 5x + 3, ठीक है। तो अब कुछ नहीं देखना है आपको, बस ये देखना है कि चर की जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, मतलब जो चर की जो पावर है वो पॉजिटिव है या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है या नहीं है। देख सकते हैं x⁴ और यहाँ पे 1, 2 और 1 दोनों ही धन पूर्णांक है, अर्थात ये बहुपद है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दें हम 2√x + 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √x है और x की पावर अगर देखी जाए यहाँ पे, ठीक है, तो 2 और x है और x की पावर 1/2 है, क्योंकि रूट के अंदर है, और जब रूट हटेगा तो इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। और +5, जरा आप देखें कि x की जो पावर है 1/2 पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या पूर्णांक है, 1/2 पूर्णांक है क्या। पूर्णांक क्या होता है, सभी धनात्मक जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं की जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और 0 जो होता है, इन सबके समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। जबकि 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर एक और यहाँ पे लिख दें TQ, ओनली यही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चर की यहाँ पे जो घात है 3, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, ठीक है बच्चों। मुख्यतः जो बहुपद होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो आप पढ़ेंगे तो आप कहें तो 4-5 प्रकार से भी आप बता सकते हैं, लेकिन मुख्यतः आप 3 पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पढ़ेंगे एक पदी, इसको हम पढ़ेंगे पद के आधार पे। 2 चीजें हमें पढ़ना है बच्चों, पद के आधार पर। पद आप देखेंगे और बताएंगे को किस प्रकार का बहुपद है, पद के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो पद के आधार पे पहला एक पदी बहुपद, और दूसरा द्विपद बहुपद, और तीसरा है बच्चों त्रिपदी, या त्रिपद भी कह सकते हैं, त्रिपद बहुपद ये हो सकता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं फटाफट। एक पदी बहुपद में, चलिए एक पदी, पहले के लिए एक पदी के लिए एग्जांपल देखते हैं, उसमें केवल एक ही पद होगा। जैसे यहाँ पे 5x हो गया, 3x हो गया, 9x हो गया। देखिए इसमें केवल एक पद, ओनली x हो गया, इसमें भी एक पद। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एक और ये 2, ऐसा नहीं है बच्चों, ये दोनों का मल्टीप्लाई या जो प्रोडक्ट मिला है, जो गुणनफल मिला है वो 5x मिला है, यहाँ पे 3x मिला है, 9x मिला है, ओनली x यहाँ पे, इसलिए इसमें केवल एक पद है, ठीक है। आते हैं द्विपद, दूसरे के लिए। द्विपद बहुपद क्या होते हैं, वे बहुपद जिनमें केवल 2 पद होते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे लिख दें x + 2, ये 1 टर्म्स यहाँ पे हो गया और 1 टर्म्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। अर्थात 1 और ये 2, इसमें केवल 2 ही पद हैं, इसलिए ये आपका द्विपद बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर पे त्रिपद, वे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं,
उन्हें हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। यहाँ पे जैसे 5x² प्लस 3x प्लस, ठीक है, 9, देख सकते हैं एक पद यहाँ पे है, एक पद यहाँ पे है और एक पद यहाँ पे है, 1 2 3, 3 पद है। एक बात मैं बता दूं आपको कि किसी भी बहुपद को, किसी बीजीय व्यंजक को पदों में विभाजित करने का काम प्लस और माइनस करता है। किसी भी बहुपद को पदों में विभाजित करने का काम प्लस और माइनस करता है। देखिए यहाँ पे प्लस लग गया बच्चों, यहाँ पे इसको विभाजित कर दिया, एक पद इधर बना दिया, यहाँ पे प्लस लगा है, इन दोनों के बीच में, तो एक पद ये भी हो गया और एक पद ये भी हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 5x था बच्चों, इसके बीच में मल्टीप्लाई था, प्लस नहीं था, अर्थात ये पद में डिवाइड नहीं हो रहा है, केवल यहाँ पे एक ही पद हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है आपको, पद में डिवाइड करने का काम जो करता है वो प्लस माइनस ही करता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर देखेंगे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर भी हम लोग 3 जानेंगे, 3 तरह के। सबसे पहला जानेंगे रैखिक बहुपद, और दूसरा जो होता है बच्चों द्विघाती बहुपद, और जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद, ठीक है। चलिए रैखिक बहुपद क्या होता है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं बच्चों। वे बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की मैक्सिमम पावर, सबसे उच्चतम घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। वे बहुपद जिसमें उपस्थित चर की उच्चतम घात 1 होती है, उन्हें रैखिक बहुपद कहते हैं। या साधारण ऐसे भी बता सकते हैं कि घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिख दूँ यहाँ पे 2x + 5। इस बहुपद की घात आपसे पूछी जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, तो आप बताएंगे कि इस बहुपद की जो घात है वो 1 है, ठीक है। किसी बहुपद की घात अगर आपसे पूछी जाए कि इस बहुपद की घात बताइए, ठीक है, तो आपको करना क्या है, उस उपस्थित बहुपद में देखना ये है जो चर है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, सबसे बड़ी घात है वहीं उसकी घात कहलाती है, ठीक है ना। बाकी उसमें बहुत सारी घातें मिलती हैं आपको। यहाँ पे मैं लिख दूँ 2x³ + 5x² + 5, ठीक है। तो ये लिखूँ और इसकी मैं घात पूछूँ तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो चर है उसकी सबसे उच्चतम घात क्या है। तो आप देख सकते हैं x चर है, यहाँ पे भी चर है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो जो सबसे बड़ी घात है वही उसकी घात कहलाएगी, तो घात बराबर 3 होगा। यहाँ पे 2 घात हम नहीं लेंगे, सबसे बड़ी घात ही उसकी घात कहलाएगी, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद क्या है, जिस किसी बहुपद में उपस्थित चर की उच्चतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। या ऐसे भी बता सकते हैं कि घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे चर की सबसे उच्चतम घात कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। चलिए इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। द्विघाती, द्वि का मतलब होता है 2, द्वि का अर्थ होता है 2, मतलब वह बहुपद जिसकी घात 2 हो, वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख दें 2x² + 5x + 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चर है x और यहाँ पे भी x की सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ पे घात बराबर लिखेंगे 2, तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, घात 2 वाले को, ठीक है। पुनः एग्जाम्पल यहाँ पे 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 के लिए। यहाँ पे द्विघाती बहुपद है, तो यहाँ पे लिख दें 3x³। पद नहीं देखना है आपको, यहाँ पे पद कितना है, 2 पद, 4 पद, 6 पद, कितना भी हो सकता है। आपको घात के आधार पे इसको बांटा गया है 3 तरह से, ठीक है। उसमें त्रिघाती हमको जानना है कि क्या होता है, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती इसका मतलब घात देख के बताना है आपको, ठीक है। अर्थात देखिए चर की सबसे उच्चतम घात 3 है, यहाँ पे घात बराबर लिखें तो 3, तो हम कह सकते हैं कि घात 3 वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं,
ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। बहुपद के प्रकार, पद के आधार पे हम पद देखेंगे उसमें कितने पद हैं और ये बताएंगे कि पद के आधार पे बहुपद के प्रकार क्या क्या हैं। पहला हमने बताया आपको एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी। ठीक है, जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें दो पद हो उन्हें द्विपदी, और जिसमें तीन पद हो त्रिपदी। ठीक है, उसके बाद घात के आधार पे भी मैंने आपको तीन तरह से बताया कि जो पहला होता है रैखिक बहुपद होता है, घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद द्विघाती बहुपद, घात दो वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, और त्रिघाती बहुपद, घात तीन वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि चलिए जल्दी कर दीजिए।